कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स से आपके लिए आज करंट में जो 2G 2DG जो टॉपिक है, जो परसों की करंट का एक बहुत बड़ा विषय रहा था, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी को व्याख्यात करने की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारे देश के एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम DRDO है, और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने एक कोरोना के ऊपर दवा विकसित की, जिसे कि हम 2DG के नाम से जानते हैं। यहाँ पे D का आशय डाई है, यानी दो मॉलिक्यूल। इसका तात्पर्य यह हो गया कि डाई ऑक्सी डाई ग्लूकोज, डाई ऑक्सी और डाई ग्लूकोज वायरस पर कैसे एक्टिवेट होती है, इसे मैं बताने के लिए आपको जनरल नॉलेज की दुनिया में ले जाऊंगा, यानी साइंस की दुनिया में ले जाऊंगा। सर्वप्रथम मैं बताना ये अच्छा महसूस करूंगा कि असल में कि ये वायरस यानी विषाणु पर कैसे एक्टिवेट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें विषाणु जानने पड़ेगा। विषाणु जानेंगे तो बैक्टीरिया को क्यों छोड़ें, तो बैक्टीरिया को साथ साथ लेते में देख लेंगे, और फिर इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। आज उसका प्रथम भाग है, कल उसका द्वितीय भाग आएगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वायरस क्या है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, और वायरस और जीवाणु यानी बैक्टीरिया हमारी धरा पर आज से नहीं, प्राचीन काल से हैं। और वायरस एक लोगों का मानना है कि निर्जीव भी है और सजीव भी है, लेकिन मेरा स्वयं का मानना यह है कि यह निर्जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी है। ये न्यूट्रल अवस्था में, यानी उदासीन अवस्था में रहने वाला है। अब वायरस को समझने के लिए तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वायरस कोशिका से बना है या नहीं। इसका जवाब होगा वायरस अकोशीय है, यानी इसमें कोई कोशिका नहीं है। अब कोशिका पे आते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोशिका है क्या। तो कोशिका प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी सबसे छोटी यूनिट। और सबसे छोटी यूनिट का आशय यह हो गया कि कई कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और तमाम टिश्यू आपस में, टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक, तो तमाम टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और तमाम ऑर्गन मिलकर आपस में
एक बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका को हम विभाजित भी कर सकते हैं, द्विखंडीय विभाजन हो जाता है। ये कोशिका का टॉपिक है, इसलिए हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल यह है कि विषाणु जो है अकोशिकीय है। अब विषाणु को जब आप देखेंगे तो ये तो चाइना ने अभी डेवलप किया कोरोना वायरस, यानी सार्स वैधानिक नाम, जैसा आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, उस पर जाइए और देखिए कि सार्स का मैंने नाम बताया, कोरोना वायरस का नाम बताया था सार्स कोविड। तो सार्स कोविड को यानी सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना 2 के नाम से इसको जानते हैं। अब चूंकि ये अकोशिकीय है, इसमें कोई सेल नहीं है, तो आपने सुना होगा कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में जो एक तालिबान ग्रुप आतंकवादी संगठन है उसका संचालन कर रहा था, तब उसने इसी तरीके के जीवाणुओं विषाणुओं को एकत्रित किया, उसको नाम दिया एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स को लिफाफों में रखकर उन्होंने उसे अमेरिका पहुंचाया। अमेरिका में जैसे लोगों ने लिफाफा खोला तो वो छोटे छोटे विषाणु थे, वो उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद में उन्होंने लोगों को बीमार कर दिया, और काफ़ी लोग वहाँ पर मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी वायरस को सिंथेटिक किया, कोरोना वायरस को। अब बात आती है कि कोरोना वायरस को हमने जान लिया कि वायरस एक बहुत छोटा है। कुछ वायरस, ज़्यादातर वायरस हानिकारक होते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ वायरस लाभदायक हैं, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से वायरस लाभदायक हैं। वायरस और यद्यपि जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया को हम जीवाणु कहते हैं। जीवाणु को जब हम तोड़ेंगे तो जीव धन अणु बन जाएगा, और जीव है उसमें तो यानी उसके अंदर कोशिका है। जब उसके अंदर कोशिका है तो इसका आशय यह हो गया कि वो कोशिकीय जीवाणु यानी बैक्टीरिया कोशिकीय है। अब विषाणु अकोशिकीय है। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा जो है बैक्टीरिया है, और 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा वायरस है। वायरस को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वायरस को देखने के लिए वैज्ञानिक उपकरण, सूक्ष्मदर्शी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं टॉपिक पे। बैक्टीरिया वायरस समझ में आ गया। अब टॉपिक था आपका 2DG। ये 2DG जो DRDO ने अभी विकसित किया है, असल में ये एक पाउडर है, और पाउडर की फॉर्म में इसे पानी में घोल कर पिलाया जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोग रिनॉल्ड होंगे ग्लूकॉन डी से। यह ग्लूकॉन डी का छोटा सा रूप है, मतलब थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। वो चेंज क्या है? चेंज बस यह है कि इसकी आकृति कुछ मूंगफली ऐसी है, और इस मूंगफली को यह मैं इसको खोलूं, और खोलने के बाद ये इसके अंदर दाना निकला। इस दाने को मैंने खा लिया। खाने के बाद इसमें मेरे अंदर पहुंच गया ग्लूकोज। यह ग्लूकोज पहुंच गया, और इसको ग्लूकोज ने क्या किया? मुझे ऊर्जा दी। ऊर्जा किस में दी? वो दी मुझे ऊर्जा एटीपी में। एटीपी का मतलब मैंने आपको लिखा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक सामान्य अवस्था में लगभग 29 से लेकर 38 यूनिट तक निकलती है।
अब इसमें से अब ये मूंगफली तो दिख रही है और इसको खोला मैंने तो इसके अंदर कुछ नहीं है, यानी इसके अंदर से दाना मैंने निकाल लिया। उसी तरीके से ये दो व्यक्ति मैंने दिखाए हैं। एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 इसका रासायनिक फॉर्मूला है, और ये 2DG है यानी डाईऑक्सी डी ग्लूकोज है। अब इसमें अंतर यह है कि इसमें से इस कोरोना वायरस को धोखा देने के लिए, जिस तरीके से हम अपने मस्तिष्क को धोखा दे देते हैं, इस समय बहुत तेज धूप निकल रही है और मस्तिष्क को धोखा देने के लिए हम थोड़ी देर के लिए कलर्ड चश्मा पहन लेते हैं, तो जो हमारी भ्रकुटी यूं रहती थी तनी तनी धूप में निकलने के बाद, और माथे में भी दर्द होने लगता, जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो मस्तिष्क को धोखा दे देते हैं, और मस्तिष्क को धोखा देने से क्या होता है कि हमारी बॉडी इसमें भ्रकुटियों में जो तनाव कम हो जाता है और हमें ये लगता है छांव हो गई और माइंड को पीस मिलने लगी। अब इसमें असल में हुआ क्या कि इसके अंदर कोई भी वायरस होता है तो इसके अंदर एक जेनेटिक कोड पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके अंदर? RNA और DNA है। RNA का मतलब राइबो न्यूक्लियर एसिड और DNA का मतलब डाईऑक्सी न्यूक्लियर एसिड। अब ये क्या हुआ कि इसमें से मूंगफली इसको खाली दे दी, यानी उसका ग्लूकोज का फॉर्मूला जो C6H12O6 था उसमें से एक O को गायब कर दिया। अब ये अपना काम कैसे करता है? वायरस गया, वायरस जाने के बाद ये शरीर में म्यूटेट हुआ। म्यूटेट होने के बाद जब ये शरीर में म्यूटेट हुआ, इसने मतलब वायरस के होते ही कारण यह कि वायरस की जो ऊपर की परत जो होती है वो किसके बनी होती है? मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, वो बनी होती है असल में प्रोटीन की। प्रोटीन में क्या होता है? ऊपर इसकी नोकें निकली होती हैं। हमारी सेल्स के अंदर भी क्या होता है? उसमें भी नोकें निकली होती हैं। अब ये नोकों, उसकी नोक जो हमारी सेल की नोक से बाइंड हो जाती है और बाइंड हो जाने के बाद ये अंदर चला जाता है, जिसकी विशेष व्याख्या मैं कल के वीडियो में करूंगा। फिलहाल में तो यह है कि इसमें इसको ये मूंगफली दे दी और खाली मूंगफली लेने के बाद में ये वहाँ पर अपने अंदर महसूस करने लगा कि मुझे ग्लूकोज मिल गया। असल में हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा निकल रही है, यानी मैंने 29 से लेकर 38 ATP तक ऊर्जा बताई थी, जो वो ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक, यानी छोटी छोटी सेल्स तक, अगर उंगली की सेल्स है तो उंगली की सेल्स तक, माइंड की सेल्स है तो माइंड की सेल्स तक ये पहुंचने का काम करती है। वायरस ने अटैक किया। अब इसकी कल्पना हम थोड़ा यूं करते हैं कि आप सपोज कीजिए कि मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर और मेरे पास में कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि आप अपने प्रिंटर से मेरी कॉपी निकाल दीजिए, और उसने मेरी कनपट्टी पे यूं आकर पिस्तौल तान दी। यदि उसने मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल तानी है तो मैं उसके दिशा निर्देश के अनुसार काम करता रहा। वहाँ पर इसी तरीके से वायरस है, वो सेल्स के अंदर घुस गया और उसने प्रिंटिंग के लिए कहा। प्रिंटिंग तो जब ही निकलेगी जब हम उस प्रिंटिंग को प्रिंट दे देंगे, लेकिन प्रिंटिंग बिना एनर्जी की सप्लाई के कैसे निकलेगी? और एनर्जी की सप्लाई किस में हो रही है? ATP में हो रही है। अब ATP में होने के लिए अब उसको जरूर वो ATP में जो निकल रही थी एनर्जी, वो शरीर की प्रत्येक सेल्स तक पहुंच रही है, और शरीर की प्रत्येक सेल्स तक पहुंच रही है तो इसका मतलब कि इसने युक्त 3D कॉपी बनाता हुआ चला जा रहा वायरस, ये उन सेल्स तक उस ऊर्जा को नहीं पहुंचने देता और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये खुद के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस ऊर्जा तक नहीं पहुंचे, मतलब उस सेल तक नहीं पहुंचने देता। इस तरीके से हम धराशायी होने लगते हैं। अब हुआ क्या कि हमारे अंदर भी एक प्रतिरक्षात्मक कवच दिया भगवान ने, और हमारे अंदर से इसकी मतलब शक्ति डेवलप हुई। प्रतिरक्षात्मक मतलब मेरा सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जैसे S-400 डिफेंस के लिए, इसी तरीके से हमारी डिफेंस के लिए भगवान ने हमें अंदर दिया है वायरस से लड़ने के लिए। उसी को हम कहते हैं इम्यून पावर। अब इम्यून पावर
उसको कहा, तो जब वो इम्यून पावर फेल हुआ तो हमारा सेकंड डिफेंस सिस्टम है मस्तिष्क। मस्तिष्क में ये प्रत्येक सेल से पहुंचेगा क्योंकि वहाँ से ऊर्जा ले रहा है, और वहाँ से ऊर्जा ले रहा है, अपने को म्यूटेट कर रहा है और शक्तिशाली हो रहा है और अपनी कॉपी बनाते आ रहा है। यानी तमाम वायरस हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और जो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये पहुँच जाता है मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क में भी सेकंड डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। मस्तिष्क की जैसी सेल्स में जाएगा तो वहाँ पे सेल्स का विरोध करने के लिए मस्तिष्क अपनी पूरी ऊर्जा को धोंक देगा। जैसे मस्तिष्क ऊर्जा को धोंकेगा इसको मारने के लिए, तो वहीं पर हमको बुखार आना शुरू हो लेगा, क्योंकि मस्तिष्क ऊर्जा पैदा करेगा। और जब मस्तिष्क ऊर्जा पैदा करेगा तो वहाँ पर हमें बुखार आना नेचुरल है। तो वहाँ पर भी अगर ये बुखार पर कंट्रोल पा गया तो हम उसको मतलब हमको पर वो हावी हो जाएगा और हमको वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ से अगर प्रतिरक्षात्मक दवाइयों से हम बच गए तो ठीक, अन्यथा फिर तो जयराम जी की है। अब इसमें वहीं पर जैसा मैंने आपको बताया था, इसने कॉपी करने के लिए कहा और कॉपी अपनी कर रहा है, तो कॉपी तो जब ही करेगा ना जब सप्लाई होगी। तो वैज्ञानिकों ने, DRDO के वैज्ञानिकों ने ये किया कि उसमें से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हटा लिया, उसे 2DG कह दिया, यानी एक खाली मूंगफली दे दी, अब इसको तू ले ले बेटा। और लेने के बाद उसकी इसके अंदर जो दाना था, ये वाला दाना था जो ग्लूकोज दे रहा था, उस ग्लूकोज के माध्यम से इसको ऊर्जा मिल रही थी, वो ऊर्जा पहले से निकाल दी, और निकालने के बाद खाली मूंगफली में इस पर ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब वो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसको वो अपने को म्यूटेट नहीं कर पाएगा, अपने को शक्तिशाली नहीं बना पाएगा, अपनी कॉपी नहीं कर पाएगा। जब अपनी कॉपी नहीं करेगा तो वहीं पर इसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब जब वहाँ पर इसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो वहाँ पर प्रतिरक्षात्मक कवच हमारा काम करने लगेगा, दवाइयाँ काम करने लगेंगी, और इससे हम इस तरीके से अपने बचाव के पक्ष में आ जाएंगे। क्योंकि इसके बारे में मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि आपको ये कैसे जाता है, सबसे पहले कहाँ आता है, लेकिन ये थोड़ा सा जान लीजिए कि हमारी ऑक्सीजन रोल इन आवर बॉडी, जो कल का टॉपिक होगा, कल के टॉपिक में एटमॉस्फेयर में हम जैसा जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% में हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तमाम गैसें हैं। इस तरीके से वायुमंडल से हम डायरेक्ट सांस लेते हैं, और वो सांस हमारे अंदर कैसे कैसे किन किन रास्तों से होकर पहुंचती है और ये इसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में माइटोकांड्रिया में ऊर्जा, चूँकि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा गया है, इसलिए माइटोकांड्रिया में ये वाले इसकी 2 लेयर होती हैं। माइटोकांड्रिया को पहले थोड़ा सा समझ लें, इसकी 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है वो क्रिस्टाई रूप में होती है, और क्रिस्टाई को यदि शुद्ध हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है सिकुड़न वाला हिस्सा, और सिकुड़न वाला हिस्से का मतलब इसके अंदर ये सिकुड़न है, और इसके आउटर लेयर है, इनर लेयर है। यहाँ पर असल में जो हम ग्लूकोज खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, उस ग्लूकोज का यहाँ पर विखंडन होता है, और वो विखंडन की क्रिया इंग्लिश में कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में यदि इसको हम ये टूटता है ग्लाइको में और लाइसिस में। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज का टूटना। और जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो ये क्योंकि हमने जैसा आपको बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 है, तो इसमें C के 6 मॉलिक्यूल हैं। ये 6 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई पायरूवेट प्लस एनर्जी, ये पायरूवेट में एनर्जी पैदा करते हैं। अब पायरूवेट क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ये टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा, पायरूवेट में बदल जाएगा ग्लूकोज, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका होगी। ऑक्सीजन यहाँ पर पायरूवेट को घिसने का काम करती है। सपोज कीजिए कि ये पायरूवेट है और इसको
ऑक्सीजन को ये आदेश देता है शरीर कि इस पाइरूवेट को घिसो। इसको जैसे ये रब करता रहता है, घिसता रहता है, घिसता रहता है, घिसता रहता है, तो वो पाइरूवेट में से फिर जितनी ज़्यादा घिसे आएगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। अब ये ऊर्जा वहाँ से निकली और वो ऊर्जा हमारे नाखून से लेकर सिर के बाल तक समान रूप से जहाँ पे जितनी आवश्यकता है उसको मतलब ऊर्जा की, वहाँ पर ऊर्जा देता हुआ ये निकल जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम भागने पर थक क्यों जाते हैं। हम भागने पर थक इसलिए आते हैं क्योंकि असल में वहाँ पर जैसे हम भागते हैं तो वहाँ यहाँ पर जो 29 से लेकर 38 ATP ऊर्जा निकल रही है, वहाँ पर मात्र 2 ATP ऊर्जा निकलती है और 2 ATP ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड बनने का मतलब सेकंड डे हमें थकान होने लगेगी, हमारी मांसपेशियाँ तनी होंगी और हमें वहाँ पर एक ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि थोड़ी देर हम आराम कर लें, जिससे कि बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड समान रूप से फैल जाए और फैल जाएगा तो फिर हम समान रूप से कार्य करते रहेंगे। इस तरीके से कल इसका वर्क रह गया है कि ऑक्सीजन रोल इन आवर बॉडी, इसको मैं कैसे ये फेफड़े में घुसती है, कैसे फेफड़ों के द्वारा ये फेफड़े के बाद ये आती है लाइनेक्स में आती है, जिसे वॉइस कोड कहते हैं। इसका ग्राफ समझ लीजिए, जिसे वॉइस कोड कहते हैं। फिर ये ट्रैकिया में आती है, ये हमारे टैटुआ होता है, टैटुए के पीछे का हिस्सा होता है, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। और फिर ये ब्रांकुल में आती है। अब ब्रोंकल में आने के बाद में ये हमारे लंग्स कुछ इस तरीके से लटके होते हैं और गुब्बारेनुमा आकृति में ये लंग्स में लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में चली आती है। यहाँ से इसे छोटे, चूँकि यहाँ से तो बहुत चौड़ा रास्ता है, ट्रैकिया तक चौड़ा रास्ता है, यानी हाईवे पूरा अच्छा वाला है। फिर उसके बाद छोटे रास्ते मिलेंगे, यानी 4 लाइन मिलेगी। अब जब वो 4 लाइन मिलेगी तो वो उसे कहेंगे हम ब्रॉन्ची कहेंगे। ब्रॉन्ची में जाने के बाद में और छोटे रास्ते हो जाएंगे, ऐसे ब्रॉन्चियल्स कहेंगे। जब ये ब्रॉन्चियल्स में और छोटे रास्ते हो जाएंगे तो इसे हम कहेंगे एल्वेओली कहेंगे। एल्वेओली में यहाँ पे स्टेन्स होते हैं और ये छोटी छोटी नसें होती हैं और यहाँ पर अंदर एक गुब्बारे की तरह ये नसें, इस तरीके की आकृति को समझने के लिए थोड़े कल्पना कीजिए, आपने जैसे अंगूर का गुच्छा लिया, अंगूर के गुच्छे में से अंगूर खा लिए, अंगूर खाने के बाद में जब आपको वो अंगूर की लकड़ी बचेगी तो जो उसकी आकृति हो जाती है, उसी तरीके से ये आकृति होती है। और ये आकृति यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है। ऑक्सीजन पहुँचने के बाद यहाँ पर हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। हीमोग्लोबिन से जैसी ऑक्सीजन मिली तो ये लेफ्ट आर्टियम में आता है। लेफ्ट आर्टियम के बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है और यहाँ पर ओर्टा आता है। ओर्टा प्रत्येक जगह के लिए रास्ता खोल देता है, यानी हमारे नाखून से लेकर सिर के बाल तक। और फिर ये ऑक्सीजन सेल में चली जाती है। यहाँ से ऑक्सीजन सेल में यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हो जाती है और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होने के बाद पाइरूवेट बनता है और पाइरूवेट को ऑक्सीजन को आदेश मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ये, और ऑक्सीजन को आदेश मिलता है इस पाइरूवेट को घिसो, जितना रगड़ सको उतना रगड़ो। तो नवजात ऑक्सीजन, यानी जो हम वायुमंडल से सांस लेते हैं, वो वाली ऑक्सीजन यहाँ पे इसे घिसने का काम करती है और घिसने से हमें इससे ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को हम एटीपी में नापते हैं। एटीपी का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका एक पूरा फंक्शन है जो मैंने आज पार्ट फर्स्ट में बताया। सेकंड पार्ट में कल मैं आपको विशेष रूप से इसको बताऊंगा कि ऑक्सीजन रोल इन आवर बॉडी बताऊंगा कि क्या ऑक्सीजन रोल है हमारी बॉडी में और किस तरीके से हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी तक पहुंचाता है हमारा शरीर। फिर उसके बाद में क्या है आपका
जो ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे काम करता है इसके बारे में पूरी व्याख्या दूंगा, और जो ऑक्सीजन बनाने की मशीनें आ रही हैं उसके बारे में व्याख्या दूंगा, और किस तरीके से ये फंक्शन करेंगे, क्या इसके रोल होते हैं। प्रत्येक जगह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ से। इसलिए सबसे अच्छी बात होगी कि उसे एक कहानी नुमा सुनकर हम पूरी जानकारी एकत्रित कर लें और अपने सतत विकास के लिए, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, कंपटीशन को, एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हम उस जानकारी को, अब जानकारी के अभाव में हमारा पेपर न रह जाए, यही दिव्य एजुकेटर्स का एक स्वप्न है। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं इसके इतने डेप्थ में जा रहा हूँ जिससे कि आपको कमी महसूस ना हो और आपकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दूर दराज में जो लोग हैं उन तक ये वीडियो फैलाएं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से अपनी संपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। जय हिंद।